गिरफ्तारियों के एकांत कारावास की सबसे गहरी कोठरी में एक अजीब कैदी था। हर दिन वह दीवारों पर चढ़ता था, लेकिन भागने के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर की कसरत करने के लिए। जब बाकी कैदी आराम करते थे वह वजन उठाता था, जब बाकी सुस्ताते थे वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। पुलअप्स और पुशअप्स के अलावा वह काम के दौरान सबसे भारी लकड़ियां उठाता था और बरसात के दिनों में भी अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दौड़ता था। उसकी ताकतवर बनने की ये जिद एक गहरी नफरत में जड़ें जमाए हुए थी। कैद में आने से पहले वह एक साधारण इंजीनियर था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। एक शाम एक अपराधी जबरदस्ती उनके घर में घुस आया। काइल लेब्लैंक ने फोन पर अपनी पत्नी की चीखें सुनी और घबराहट में तुरंत घर की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को खून की नदी में बेसुध पड़ा पाया। बाद में काइल लेब्लैंक ने किसी तरह उस हमलावर को पकड़ लिया और उसे अदालत में घसीट कर ले गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वह अमीर अपराधी जज को रिश्वत देने में कामयाब हो गया और उसे बरी कर दिया गया। वह बेखौफ अदालत से बाहर निकल आया। अपनी पत्नी के कातिल का बेहया चेहरा देखकर काइल लेब्लैंक का खून खौल उठा। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई उसने पास खड़े पुलिसकर्मी की बंदूक झपट ली और वहीं अदालत में उस अपराधी को गोली मार दी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी का बदला ले लिया, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। काइल लेब्लैंक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे इलाके की सबसे कुख्यात जेल में भेज दिया गया, जहां कैदी बेहद हिंसक थे और लड़ाई झगड़े आम बात थी। वहां के भ्रष्ट जेलर कैदियों की आपसी लड़ाइयों और हत्याओं को नजरअंदाज कर देते थे। जेल में घुसते ही कैदियों से उनकी सारी चीजें छीन ली जाती थी। एक गार्ड की नजर काइल लेब्लैंक की शादी की अंगूठी पर पड़ी। जब उसने अंगूठी देने से इनकार किया तो गार्ड ने बेरहमी से उसे पीटकर जबरदस्ती अंगूठी छीन ली। उस जेल में आंद्रे नाम का एक दरिंदा कैदी था जिसे कमजोरों को प्रताड़ित करने में मजा आता था। काइल लेब्लैंक का सेलमेट बिली अक्सर आंद्रे की बदमाशी का शिकार बनता था और गार्ड्स इसे नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि वे आंद्रे से रिश्वत लेते थे। उस रात बिली की दर्दनाक चीखें पूरे सेल ब्लॉक में गूंज उठी, जिससे काइल लेब्लैंक पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन उसने बिली की दयनीय हालत और आंद्रे के घमंडी चेहरे को देखा, जिससे उसे तुरंत अपनी पत्नी के कातिल की याद आ गई। गुस्से पर काबू न रख पाने की वजह से उसने आंद्रे के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। गार्ड्स बीच बचाव करने आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ काइल लेब्लैंक को पकड़ा। उन्होंने आंद्रे के साथ मिलीभगत की हुई थी और एक इशारे में यह साफ जाहिर हो गया। इसके बाद काइल लेब्लैंक को जेल के सबसे भयानक अंधेरे सेल में डाल दिया गया, जहाँ सीधा नाले का गंदा पानी बहता था। पैरों से भयंकर बदबू आ रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, किसी पिछले कैदी का जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये सब देख किसी की भी रूह कांप जाती। हर दिन जो खाना दिया जाता वो सड़े गले सुअर के चारे जैसा था। सोने का मतलब था सड़ती हुई पाइप्स के पास एक पत्थर की स्लैब पर लेटना। काइल लेब्लैंक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आधी रात के अंधेरे में उसने अपना जेल यूनिफॉर्म फाड़कर एक रस्सी बनाई ताकि खुद को फांसी पर लटका सके, मगर घटिया जेल की वर्दी ने भी उसे धोखा दे दिया। मौत को भी गले लगाने में नाकामयाब होकर वह दीवार की तरफ बढ़ा और बार बार अपना सिर दे मारा, जब तक कि उसकी चेतना धुंधली न पड़ गई। उसी वक्त एक पतंगा उसके सामने उड़ता हुआ आया और थोड़ी देर बाद खाने के कटोरे के पास बैठ गया। काइल लेब्लैंक ने कटोरा उठाया और पतंगा सीधे चम्मच पर बैठ गया, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि उसे जिंदा रहना चाहिए। बेहोशी की उस गहराई में उसे अपनी नेक दिल और दिवंगत पत्नी की याद आई और उसने जीने की इच्छा फिर से पाली। उसने खुद को मजबूर किया और उस घिनौने खाने को एक एक कौर करके निगलने लगा। जब काइल लेब्लैंक उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकला तो जेल के गार्ड ने उसे एक नए सेल में ट्रांसफर कर दिया। उस सेल में 4 बेड थे, लेकिन सिर्फ एक कैदी था। गार्ड ने ठंडे लहजे में बताया कि वह एक सीरियल किलर है जिसने पहले ही अपने 3 सेलमेट्स को मार डाला था। गार्ड ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि अगर काइल लेब्लैंक को अपनी जान बचानी है तो जल्दी से पैसे देकर दूसरी कोठरी का इंतजाम कर ले। इसके बाद काइल लेब्लैंक को उसी सेल में बंद कर दिया गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसमें पहले से ही एक खतरनाक कैदी था जिसका नाम था 451। डर ने काइल लेब्लैंक को घेर लिया और अगले ही दिन उसने गार्ड के पास जाकर अपनी सारी बची हुई रकम उसे सौंप दी, इस उम्मीद में कि उसे किसी दूसरी कोठरी में भेज दिया जाएगा। गार्ड ने पैसे तो ले लिए, लेकिन कहा कि यह काफी नहीं है। काइल लेब्लैंक समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह जेल 3 बड़े गुटों में बंटी हुई थी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिससे उसकी सबसे पहली दुश्मनी हुई थी आंद्रे। वह न सिर्फ इन गुटों में से एक का सेकंड इन कमांड था, बल्कि जेल का फाइटिंग चैंपियन भी था। हाँ, इस जेल में एक बेरहम फाइटिंग कंपटीशन होता था जहाँ जीतने वालों को ऊंचा दर्जा मिलता था, जबकि हारने वालों को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया जाता था। जेल के गार्ड्स और वार्डन सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया क्योंकि इससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा होता था। आंद्रे के गैंग ने काइल लेब्लैंक को यूं ही छोड़ने का इरादा नहीं किया था। जब सब काम कर रहे थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा, जबकि गार्ड्स किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। न सिर्फ उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उसे लड़ाई के बाद सीधा सेल में डाल दिया। एक बरसाती दिन बारिश का पानी सीधा अंदर आ रहा था, जिससे पहले से ही भयानक माहौल और भी बदतर हो गया। हताशा की गहराई में काइल लेब्लैंक को आखिरकार एक चीज समझ आ गई। इस जगह में जहाँ सिर्फ ताकत की चलती थी, खुद को बचाने का एकमात्र तरीका हिंसा ही था। इसके बाद उसने एक पागल इंसान की तरह ट्रेनिंग शुरू कर दी। दीवारों पर चढ़ना, पुलअप्स, पुशअप्स, सैंडबैग्स पर मुक्के मारना, डंबल्स उठाना, भारी बोरी ढोना और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दौड़ना, हर दिन बिना किसी ब्रेक के। महीनों की थकाने वाली ट्रेनिंग के बाद आखिरकार काइल लेब्लैंक की पहली फाइट हुई और उसका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि उसका दुश्मन आंद्रे था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई काइल लेब्लैंक को पेट पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। आंद्रे पूरी तरह से हावी था, लेकिन काइल ने सब सहा और जैसे ही मौका मिला उसने भी एक मुक्का जड़ दिया। फिर 2-3 और लगातार कई मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही आंद्रे संभला उसने और भी बेरहमी से काइल को पीटना शुरू कर दिया। आंद्रे ने उसे कंधे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और फिर उसके सिर पर घुटनों से हमला किया। काइल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उठने की कोशिश की, लेकिन आंद्रे ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। आखिरकार आंद्रे ने उसका पैर पकड़कर एक खंभे पर दे मारा। ठीक उसी वक्त काइल ने आंद्रे की कमर पर जोरदार
जोरदार किक मारी और फिर उस पर झपट पड़ा। उसने आंद्रे की गर्दन को अपने दांतों से जकड़ लिया और पूरी ताकत से काट डाला। पूरा माहौल एक पल में बदल गया। गार्ड्स को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और वे दौड़ते हुए लड़ाई रोकने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंद्रे की सांस नली फट चुकी थी और वह वहीं ढेर हो गया। इस नजारे को देखकर कैदी, गार्ड्स और यहाँ तक कि गुटों के लीडर्स भी दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि काइल लेब्लैंक ने अपने विरोधी की सांस नली अपने दांतों से काट डाली थी। खून से सना हुआ काइल एक दरिंदे की तरह गरजा, जिससे सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। उसी पल से काइल लेब्लैंक इस जेल का नया फाइटिंग चैंपियन बन गया। उसका फाइटिंग स्टाइल था बेखौफ और बेरहम। वह सामने वाले के मुक्के झेलता और फिर बदले में 4, 5, 6 मुक्के मारकर उसे गिरा देता। इस जेल के नियम यही थे, जो हारता वह मरता। काइल लेब्लैंक ने एक के बाद एक अपने विरोधियों को मार गिराया और धीरे धीरे ऊंचे दर्जे पर पहुंचता गया। उसने अपने लंबे बाल कटवाकर उन्हें एक स्लीक पोमाडोरो स्टाइल में सेट कर लिया। अब उसकी छवि किसी बॉस जैसी थी। काइल लेब्लैंक से बिल्कुल अलग था उसका सेलमेट बिली। इस जेल की हिंसा से बचने के लिए बिली बस किसी भी तरह भाग जाना चाहता था। उसने कई बार भागने की कोशिश की, कई बार पकड़ा गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने चोरी की हुई चाबी से सेल का दरवाजा खोला और छिपाए हुए प्लायर्स निकालने ही वाला था कि एक गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार बिली की किस्मत बहुत खराब थी। गार्ड ने उसे एक भयानक दिखने वाले विशालकाय कैदी को सौंप दिया, जिसने उसे बेरहमी से यातनाएं दी। बिली अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले उसने काइल लेब्लैंक से कहा, मत बन वो जो ये लोग तुझसे बनने को कह रहे हैं। यही वो लम्हा था जब काइल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हिंसा का विरोध करने का फैसला किया। फिर एक और फाइट आई। इस बार उसका प्रतिद्वंदी वही विशालकाय आदमी था जिसने बिली को मार डाला था, लेकिन काइल लेब्लैंक ने इस बार लड़ने से इनकार कर दिया, चाहे उसे कितना भी पीटा गया हो। ये देखकर जेल का वार्डन, जो अपने मेहमानों के सामने ये मुकाबला दिखा रहा था, बौखला गया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि काइल को एक लोहे के फ्रेम पर लटका दो और वहीं तब तक टंगे रहने दो जब तक वह लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए या फिर मर ना जाए। कई दिनों तक तेज धूप और भारी बारिश में लटके रहने के बावजूद काइल लेब्लैंक ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी यह बगावत दूसरे कैदियों में भी फैल गई। उन्होंने महसूस किया कि इस जेल में असली विजेता सिर्फ वार्डन था, बाकी सभी कैदी सिर्फ मोहरे थे। धीरे धीरे गुटों के बीच झगड़े खत्म हो गए और फाइटिंग एरिना में मुकाबले रुक गए। काइल लेब्लैंक के लगातार विरोध के कारण वार्डन की पैसे कमाने की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आखिरकार शांति ने हिंसा पर जीत हासिल कर ली। हालांकि गार्ड्स काइल को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि अगर वो मरता तो एक शहीद बन जाता। फिर एक दिन काइल लेब्लैंक को जेल से बाहर निकाला गया, लेकिन वार्डन ने उसे एक मिसाल बनाने का फैसला किया। उसने गार्ड्स को हमला करने का आदेश देने के बजाय एक और कैदी को रिहा किया, एक विशाल राक्षस जैसा आदमी जिसकी ऊंचाई करीब 2 मीटर थी। जैसे ही वह दैत्यनुमा कैदी अपनी कॉलर डीली करता हुआ काइल की तरफ बढ़ा, उसने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया और उसे गला घोंट कर मारने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त काइल लेब्लैंक ने पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। इस आवाज को सुनते ही वह विशाल कैदी अचानक रुक गया। असल में जब भी काइल को एकांत कारावास में डाला जाता, वह पास की दीवार से किसी के दस्तक देने की आवाज सुनता और जवाब में 2 बार दरवाजे पर ठोकता। धीरे धीरे वह उस रहस्यमयी कैदी से दोस्ती कर चुका था और वही रहस्यमयी कैदी, वही विशाल का इंसान अब उसके सामने खड़ा था। उसका दिमाग कमजोर था, लेकिन उसने काइल को पहचान लिया। उसने धीरे से काइल को छूकर यह जताया कि वह उसे दोस्त मानता है। ये देखकर वार्डन दंग रह गया और तुरंत गार्ड्स को बंदूकें तानने का आदेश दिया। गार्ड्स काइल पर गोली चलाने ही वाले थे कि वह विशाल का कैदी अचानक उन पर टूट पड़ा। गोलियों से छलनी होने के बावजूद उसने गार्ड्स को कुचल दिया और यहाँ तक कि जेल के दरवाजे तक तोड़ दिया। अंततः वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ जेल में दंगा भड़क उठा। कैदियों ने गार्ड्स पर हमला कर दिया। चारों ओर तबाही मच गई, आगजनी होने लगी और कैदी भागने की कोशिश करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि मशीन गनों से लैस सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने दंगे को जबरदस्ती दबा दिया। इसी अफरा तफरी के बीच काइल लेब्लैंक अपने पुराने सेल में 451 से टकराया और तब उसे पता चला कि वह आदमी हत्यारा नहीं बल्कि एक जज था। जिन लोगों को उसने मारा था वे सब भयानक अपराधी थे। रूम 451 में एक डायरी भी छुपी थी, जिसमें सालों से वार्डन की हिंसक और गैर कानूनी हरकतों के सबूत थे। उसने वह डायरी काइल लेब्लैंक को दी और कहा कि इसे बाहर ले जाकर वार्डन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। जहाँ तक जेल से भागने की बात थी, रूम 451 के पास एक प्लान था। उसने काइल से कहा कि उसे बस एक आखिरी फाइट लड़नी होगी, चाहे वह जीते या हारे। अपनी इज्जत बचाने के लिए वार्डन उसे फांसी के मैदान में भेजेगा और वहीं से भागने का सही मौका मिलेगा। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि काइल लेब्लैंक की आखिरी फाइट आ गई। इस बार उसका मुकाबला उसी दैत्य जैसे आदमी से था जिसने बिली को मारा था, लेकिन इस बार काइल पूरी ताकत से लड़ा और कुछ ही पलों में उसने अपने विरोधी को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसे लकड़ी के खंभे पर पटक दिया। वह आदमी बिली की मौत की कीमत चुका चुका था और फिर वही हुआ जैसा कि प्लान था। काइल लेब्लैंक को फांसी के मैदान में ले जाया गया। तभी अचानक रूम 451 जो पहले से छिपा हुआ था गार्ड्स पर हमला कर देता है और काइल की मदद करता है। दोनों मिलकर गार्ड्स को हराते हैं। इसके बाद रूम 451 ने काइल को नए कपड़े पहनाए और उसे वार्डन की कार में बैठने को कहा, लेकिन खुद रूम 451 वहीं रुका रहा क्योंकि उसे अभी एक और काम पूरा करना था। कुछ देर बाद काइल लेब्लैंक कार से चेक पॉइंट्स पार करता हुआ जेल से बाहर निकल जाता है सबूतों के साथ। आखिरकार वह एक आजाद और न्यायप्रिय आदमी बनकर लौटता है। उधर रूम 451 सीधा वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है। उसके हाथ में प्लायर्स होती हैं। जब गार्ड्स दौड़कर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वार्डन की जीभ काट दी गई है। जिस आदमी ने हिंसा से पैसा कमाया उसे आखिरकार उसी हिंसा ने खत्म कर दिया। इसी के साथ फिल्म